जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमावत। तो लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं और जो चैप्टर चल रहा है वो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। काफी इसके सेशंस अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें परिचय देखा था, मनुष्य में मिलने वाले सामान्य रोग डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद में प्रतिरक्षा, फिर दो बीमारियां जो महत्वपूर्ण है, एचआईवी एड्स और कैंसर भी अपन ने डिस्कस कर लिया। और आज के सेशन में जिस टॉपिक की अपन बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ड्रग एवं अल्कोहल कुप्रयोग। ड्रग्स आपने सुना होगा, मूवीज में आपने देखा होगा, और अल्कोहल जिसे शराब कहते हैं उसका किस प्रकार से सही प्रयोग नहीं हो रहा है, कुप्रयोग हो रहा है, उसके प्रभाव क्या होने होते हैं, वो आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। एक प्रश्न तो यहां से पूछा ही जाएगा। प्रीवियस 10 साल के प्रश्न आप देखेंगे तो इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जो ड्रग आएगी उस वाले पार्ट में से नीट में प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये कंफर्म है। तो बहुत अच्छे से आपको देखना है सेशन को लास्ट तक, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डाउट की पिक्चर आपको भेजनी है तो इंस्टाग्राम पर मैं आपको इस आईडी से मिलूंगा, आप सर्च करेंगे ये नाम, तो वहां पर आप अपने डाउट की पिक्चर, चाहे टेस्ट पेपर हो, चाहे मॉड्यूल हो, चाहे एनसीईआरटी हो, आप मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेस्ट जो भी डाउट है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टार्ट अपन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ड्रग और अल्कोहल कुप्रयोग। सर्वेक्षणों और आंकड़ों से पता चला है कि ड्रग और अल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नवयुवकों में बढ़ रहा है। ये तो दिखती सी बात है, इसमें सर्वेक्षण क्या करेंगे, आंकड़े क्या करेंगे, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ये सचमुच चिंता का विषय है क्योंकि इसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं। समुचित शिक्षा और मार्गदर्शन से नवयुवक इन खतरनाक आदतों से अपने आप को बचा पाएंगे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। तो यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे आप क्रॉस कर सकते हैं। रिवीजन के टाइम इस पैराग्राफ को छोड़ दीजिएगा, रिवीजन में कम समय लगेगा। आमतौर पर जिन ड्रगों का कुप्रयोग किया जाता है वे तीन महत्वपूर्ण ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्किलॉइड्स। ठीक है, ये जो तीनों है इनको डिटेल से अपन पढ़ेंगे। कहां से मिलता है, इसका सोर्स क्या है वो महत्वपूर्ण है, पौधे के कौन से भाग से मिलता है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इंसान में, मनुष्य में किस ऑर्गन पर ये इफेक्ट डालता है, ये जो 3-4 पॉइंट है इसको आप कंपेरेटिवली लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। जैसे यहाँ आपने 4 कॉलम बना दिए, इधर आप लिख लेंगे, जैसे यहाँ आपने ये 4 कॉलम बनाए साहब, और नीचे आप लोग इधर लिख लीजिएगा ओपियोइड्स, फिर लिख लीजिएगा कैनाबिनॉइड्स, और सबसे लास्ट में लिख लीजिएगा कोका एल्कलॉइड्स। तो यहाँ जो 4 पॉइंट लिखेंगे, सोर्स कौन सा है, पादप कौन सा है, पादप का कौन सा पार्ट है, कौन से ऑर्गन पर इफेक्ट करता है, वो सब यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट आएंगे वो इसमें आप लिख लेंगे तो आसानी से रिवाइज कर पाएंगे लास्ट टाइम। तो यहां जो ड्रग की बात करेंगे वो कौन कौन सी, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स। इनमें से अधिकांश जो पुष्पी पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कवकों से निकाले जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। मोस्टली यही लगता है बच्चों को, ऊपर ऊपर से जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं डिटेल से नहीं पढ़ते हैं, तो उनको डिटेल से याद भी नहीं रहती है। वो सोचते हैं कि सभी जो यहाँ ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स बता रखा है वो पुष्पी पादपों से ही प्राप्त होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कवकों से निकाले जाते हैं। अब बात करते हैं इनके तीनों की अलग अलग। ओपियोइड्स ऐसे ड्रग हैं जो हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र, ये महत्वपूर्ण, जैसे मैंने आपको बता दिया ये किस पर का एक्ट करेंगे, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन में, और जठरांत्र जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, मतलब आहार नाल एक तरह से आप कह लो, ठीक है, जिसमें आंत वगैरह जो मेन पार्ट है वो आता है, आमाशय और आंत वाला पार्ट जो होता है, उस पथ में मौजूद विशेष ओपियोइड्स ग्राहियों से बंध जाते हैं। जैसे अपने पास ये आमाशय था, उसके बाद में ये आंत अपने पास है, बड़ी आंत है, ये छोटी आंत अंदर की ओर आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, जैसे इन ड्रग को अगर अपन लेंगे तो मतलब समझ में आ रहा है आपको कि कैसे लेंगे इनको, ठीक है, ठीक है, कैसे अपन लेंगे। तो यहाँ जो कुछ विशेष रिसेप्टर है उसके साथ में जुड़ जाते हैं और वहां पर अपना इफेक्ट जो दर्शाएंगे ये आपके पास यहां पर दिखाएंगे। तो आमतौर पर स्मेक, ये आपने सुना होगा नाम, के नाम से मशहूर हीरोइन चित्र में बता रखा है, रासायनिक रूप से ये क्या है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन है।
बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रासायनिक नाम किसका, डाइएसिटाइल मॉर्फिन, या रासायनिक रूप से डाइएसिटाइल मॉर्फिन कौन है। ठीक है, बोल देगा हीरोइन, स्मेक या ओपियोइड, और चौथा ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी। तो ये जो है कॉमन नाम से मशहूर है, स्मेक, हीरोइन, ठीक है, और डाइएसिटाइल मॉर्फिन रासायनिक रूप है, और ओपियोइड्स भी इसी की एक जो पार्ट है इसी का। ठीक है, तो ये आपको देखना बहुत अच्छे से। प्रॉपर्टी पूछी जाए तो ये सफेद है, गंध इसके अंदर नहीं आती, और तीखा रवेदार यौगिक है। अगर टेस्ट करेंगे तो इसको तीखापन लगेगा। ठीक है, क्रिस्टल जैसे होते हैं वैसे होते हैं ये, गंध ही नहीं, इसका गंध कुछ है नहीं। ये मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है, जैसे लिख रहा है ना, पर मॉर्फिन लिखा, मॉर्फिन के साथ साथ में लिखा डाई एसिटाइल, डाई का मतलब दो, और एसिटाइल ग्रुप अपने पास कौन सा था, CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक है, वो एसिटाइलेशन अपन कर देते हैं मॉर्फिन का, तो आपको मिलता है ये वाला डाई एसिटाइल मॉर्फिन, जो कि पोस्त के पौधे पेपेवर सोमनिफेरम, ये मैंने आपको बताया था कहां से, कौन से पादप से मिलता है, पेपेवर सोमनिफेरम से मिलता है। और उसके भी कौन से पार्ट से, उसके लेटेक्स से मिलता है। लेटेक्स आपको पता है, दूध जैसा जो निकलता है चिपचिपा पदार्थ जिसे अपन कहते हैं, वो है लेटेक्स, वहां से निकलता है। कुछ ऐसे भी ड्रग आएंगे जो पुष्प से बनते हैं, कुछ तने से बनते हैं, कुछ पत्तियों से बनते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, टेबल आपको यहां से बना लेनी है, कॉलम आपको बना लेने हैं। आमतौर पर हीरोइन नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या टीके द्वारा ली जाती है। आपने संजू मूवी देखी होगी, उसमें कहता है कि ऐसी कोई भी ड्रग नहीं है जो उसने काम में नहीं ली। ठीक है, यह एक अवसादक या डिप्रेसेंट है, और शरीर के प्रकारों को धीमा करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी को क्या करते हैं, धीमा करते हैं। तो ये आप देखेंगे इसके अंदर मॉर्फिन की रासायनिक संरचना लिखी है। ठीक है, एसिटाइलेशन इसका हुआ है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये CH3 वगैरह जहाँ पर ग्रुप जुड़े हैं अलग अलग जो आपके पास है। डिटेल से तो नहीं दे रखी इसकी स्ट्रक्चर, तो चित्र को आप एक दो बार देखिएगा। एल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पर दो बता रखे हैं, ऑक्सीजन ये है, हाइड्रोजन है, और एन एसिटाइलेशन यहाँ पर हुआ, एन मिथाइल यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ रखा। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा ऊपर ऊपर से देखना, बाकी तो नहीं दे रखा डिटेल से। ये अफीम पोस्ट जो अभी आएगा आपके पास। अब बात करते हैं, दूसरा है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड रसायनों का समूह है जो मुख्यतः मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनॉइड्स ग्राही से पारस्परिक क्रिया करते हैं। पहले वाला किससे कर रहा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर रिसेप्टर थे। इसमें जो है वो कहाँ है, मस्तिष्क में ही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मस्तिष्क का ही पार्ट है वैसे भी। प्राकृतिक कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स कैनाबिनस सैटाइवा पौधे के पुष्प क्रम या इन्फ्लोरेंस से प्राप्त होता है। जैसे पहले वाले आपको लेटेक्स से मिल रहा था, ये आपके पास पादप का नाम इन्होंने बताया है कैनाबिनस सैटाइवा, और कहां से मिलेगा, पुष्प क्रम से मिलेगा, इन्फ्लोरेसेंस से मिलेगा। चित्र 8.10 में आपको ये बता रखा है, इसे भांग भी कहा गया है, जो लोकल लैंग्वेज में है, और ये थ्योरी में नहीं लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, थ्योरी में नहीं मिलेगा। कैनाबिनॉइड्स की अणु की संरचना आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ओपन स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, दो अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पर मिल रहे हैं, बाकी तो दिख ही रहा आपको, ये बेंजीन जैसी कुछ संरचना मिल रही है। ठीक है, तो सिंपल से आपको ध्यान में रखना, स्ट्रक्चर को पहचानना। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर आपको दे दी और पूछेगा निम्न में से कौन सा उपरोक्त या निम्न संरचना के बारे में सही है या गलत है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर आपके पास लिखी। तो चित्र को पहचानना आना चाहिए, ये नहीं पूछेगा कि इसके अंदर कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, या हाइड्रोजन कितना, वो नहीं पूछेंगे। ये सिंपल सा चित्र दे देंगे, ये दे देंगे सर, ये वाला चित्र दे देंगे, और ये वाला धतुरे का पूछा गया है AIPMT में। तो चित्र देके प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं, या प्रॉपर्टी देके चित्र पूछ सकते हैं, लेकिन वो उसके चांसेस बहुत कम है। चार चार चित्र को समझ में आता है ना आपको, चार चार चित्र में उनको भी जोर आता थोड़ा सा। ठीक है, तो पूछ सकता है, लेकिन चित्र देके प्रॉपर्टी दे देगा, उपरोक्त में से कौन सा सही है नहीं है, या सेलेक्ट कीजिए जो भी। तो भांग के फूलों के शीर्ष, पत्तियां और राल रेजिन के विभिन्न संयोजन मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाने में काम में आते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, नॉर्मली अगर पूछा जाए कैनाबिनॉइड्स तो ये पत्ती से मिल रहा है, इन्फ्लोरेंस से मिल रहा है आपके पास, पुष्पक्रम से, लेकिन इसके अलग अलग संयोजन आपको बनाना है। जैसे पनीर होता है, सिंपल पनीर बनता है, पालक पनीर, मटर पनीर, आलू पनीर, गोभी पनीर, तो ये क्या है, संयोजन है। ठीक है, तो अलग अलग संयोजन अपन काम में लेते हैं, तो वहां पर अलग अलग रिजल्ट आपको मिलेगा, मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा। अब ये पूछ लेगा कि चरस और गांजा निम्न में से किससे मिलता है, कैनाबिनॉइड्स, ओपियोइड्स या कोका एल्केलॉइड्स, तो आपको आना चाहिए। ये धतूरे की पुष्पी प्रशाखा बता रखी है, फूल बता रखा धतूरे का, जो वैलेंटाइन डे पे अपन देते हैं। आमतौर पर अंत्य श्वसन और मुख द्वारा खाए जाने वाले मादक द्रव्य शरीर के
हृदय वाहिका तंत्र या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जब खाओगे अवशोषण होगा, अवशोषण होने के बाद में रक्त से हार्ट तक तो ये जाएगा ही जाएगा। उसके बाद में आता है कोका एल्कलॉइड या कोकीन जो है, कोका पादप जो कौन सा है, एरिथ्रोजाइलम कोका, ये आसानी से आपको याद रह जाएगा, एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होता है, जो मूल रूप से दक्षिणी अमेरिका का पौधा है। यह तंत्रिका प्रेषक या न्यूरो ट्रांसमीटर, सुना होगा न्यूरो ट्रांसमीटर 11th क्लास की एनसीईआरटी के कौन सा चैप्टर होगा, वो 21वां चैप्टर होगा न्यूरो ट्रांसमीटर। इसमें क्या है, क्या एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक जो मैसेज का ट्रांसफर होता है वो कुछ केमिकल से होता है, उसे अपन कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो है तंत्रिका प्रेषक या न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है। एक केमिकल का नाम है डोपामिन, जो क्या है न्यूरो ट्रांसमीटर, जो मदद करता है संदेश को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में। जैसे यहाँ मैं चुभोता हूँ तो मुझे दर्द होता है, दर्द हो रहा है, तो यहाँ जो मस्तिष्क है वो पता कर रहा है कि दर्द हो रहा है, तो यहाँ से मैसेज जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर वहां से वापस आ रहा है कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो कुछ केमिकल्स की मदद से हो रहा है, वो डोपामीन। कोकेन, जिसे आमतौर से कोक या क्रेक कहा जाता है, प्राय जोर से सांस द्वारा अंदर खींची जाती है। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार उद्दीपक या स्टिमुलेटिंग असर पड़ता है। फिर इंसान को लगता है कि मैं 100 बेलों के मुकाबला कर सकता हूँ, 100 शेरों का मुकाबला कर सकता हूँ। मैंने लिया नहीं, लेकिन मैं शब्दों को समझा रहा हूँ, ठीक है। जिससे सुखाभास है यूफोरिया, सुख की अनुभूति होती है और ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है, ठीक है, 100 घोड़े के बराबर। कोकेन की अत्यधिक मात्रा से विभ्रक या हेल्यूसिनेशन हो जाता है। विभ्रम हो ही रहा है, विभ्रम हो ही रहा है कि 100 घोड़े के बराबर एनर्जी मिल रही है, तो आ थोड़ी गई उसके अंदर, मुकाबला थोड़ी कर लेगा, पर उसको लगता है हाँ अब तो मैं ही हूं सब कुछ, 100 घोड़ा तो मैं समझाने के लिए काम में ले रहा हूं, ठीक है। अन्य प्रसिद्ध पादप जिनमें विभ्रक पैदा करने का गुण है वो है एट्रोफा, बेलेडोना और धतूरा। कौन सा, एट्रोफा, बेलेडोना और धतूरा। आजकल कुछ खिलाड़ी भी कैनाबिनॉइड्स का प्रयोग करते हैं क्योंकि उनको वहां पर ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा जो बढ़ाने वाला होता है वो आपके पास कौन सा है, यही है कोका एल्कलॉइड। उसके बाद में बार्बिट्यूरेट, एम्फेटामिन, बेंजोडाइजेपिन जैसे ड्रग और इन जैसे अन्य ड्रग जो अवसाद या डिप्रेशन जिसे कहते हैं, और अनिद्रा, इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब नींद की वहां पर पूर्ति नहीं हो रही है, नींद आ ही नहीं रही है, जैसे मानसिक व्याधि से ग्रस्त रोगियों की सहायता के लिए सामान्यतः औषधियों के रूप में काम में लिए जाते हैं और इनका कुप्रयोग भी होता है। तो ये आपका एआईपीएमटी का प्रश्न है भाई साहब, ध्यान में आपको रखना। बार्बिट्यूरेट, एम्फेटामाइन और बेंजोडाइजेपिन जो है वो किस में काम में लेते हैं, वो अनिद्रा में और अवसाद में काम में ले रहे हैं और उसका कुप्रयोग यहाँ पर हो रहा है। मॉर्फिन जो है एक प्रभावी शामक या सेडेटिव और पीड़ाहार है। मॉर्फिन जब आप लेते हैं तो जो कोई पेन किलर के जैसे अपन काम में लेते हैं, उससे दर्द हो रहा है तो उसमें काम में लेते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा है कि किसी रोगी में शल्य क्रिया सर्जरी हुई है तो ये क्या है, उसके लिए बहुत उपयोगी है। सर्जरी करवाए तो पेन तो होगा ना, काटेंगे तो कोई शरीर का पार्ट जो है काट के जोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो विभ्रमी गुण वाले अनेक पादपों, फलों और बीजों का विश्व भर में लोक औषधि, धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठानों में सैकड़ों वर्षों से उपयोग हो जाता है। और ये जो औषधियां चिकित्सा के बजाय दूसरे उद्देश्य से ली जाती है या इतनी मात्रा में इतनी बार ली जाती है कि व्यक्ति के शारीरिक कार्य और मनोवैज्ञानिक प्रकार्यों को गड़बड़ा देती है और ये ड्रगों का कुप्रयोग बन जाता है। नॉर्मली पहले तो इसको किस में लेते थे, औषधि वगैरह में जो लोकल लोग थे वो लेते थे, धार्मिक उत्सव में लेते थे, अनुष्ठान में लेते थे। लेकिन अगर इनको बार बार लेंगे और हद से ज्यादा लेंगे, मात्रा इनकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, ये कुप्रयोग है और इनका रिजल्ट जो होगा वो बुरा ही यहाँ पर होगा, चाहे शारीरिक हो, चाहे कार्य हो या मनोवैज्ञानिक। धूम्रपान से इन तीव्र ड्रगों के सेवन का रास्ता खुल जाता है। तंबाकू का प्रयोग 400 वर्षों से भी अधिक समय से कर रहा मनुष्य। तंबाकू पिया जाता है, चबाया जाता है या सूंघा जाता है। चबाएंगे तो मुख का कैंसर होगा, सूंघेंगे तो लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। तो तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें से एक एल्कलॉइड निकोटीन शामिल है। निकोटीन का एड भी आपने देखा होगा, ठीक है, निकोटीन का एड भी आपने देखा होगा टीबी में। निकोटीन अधिवृक्क ग्रंथि, इसे एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, जो किडनी के पास में होती है, उसको उद्दीपित करता है और वहां से एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन जो है, दो हार्मोन की जो बात करते हैं, वो रक्त परिसंचरण में मोचित कर देता है, अर्थात छोड़ दिया जाता है। अब बोले कि साहब अधिवृक्क क्या होता है, एड्रिनलिन क्या होता है, नॉर एड्रिनलिन क्या होता है, तो यहाँ पर थोड़ी बताया जाएगा इसको। 11th क्लास की एनसीईआरटी का जो 22वां चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम,
अंतःस्रावी तंत्र में बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है। ठीक है, जो क्या करते हैं, हृदय की दर को, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को, स्टिमुलेशन को, फियर और फ्लाइट हार्मोन जिसे अपन कहते हैं, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन जिसे अपन कहते हैं, तो ये जो है दोनों क्या करेंगे, रक्तचाप और हृदय स्पंदन दर को बढ़ा देंगे। धूम्रपान फुफ्फुस, मूत्राशय और गले के कैंसर, श्वसन शोथ, ब्रोंकाइटिस, वात स्फीति, एम्पाइसीमा, एम्पाइसीमा, सिगरेट स्मोकिंग आपने सुना होगा। ठीक है, और ये 11th क्लास के एनसीईआरटी के 17वें चैप्टर में ये सारे शब्द। हृदय रोग, जठर जिसे अपन कहते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, अल्सर का मतलब छाले जिसे अपन कहते हैं, यहाँ आमाशय में छाले वगैरह यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ जो है आपको लक्षण देखने को मिल जाएंगे। तंबाकू चबाना मुख कोटर के कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। चबा रहे हैं तो ओरल केविटी का कैंसर होगा, मुख कोटर का मतलब ओरल केविटी। धूम्रपान से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और हिम आबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब बढ़ेगी तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हिम आबद्ध मतलब हीमोग्लोबिन के साथ में जो जुड़ी हुई ऑक्सीजन है वो, तो जब सीओ यहाँ पर आएगा एचपी के साथ में तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वहां पर बनाएगा, क्योंकि इसकी बंधुता ज्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपेरेटिवली। ठीक है, तो यहां पर जब ये ज्यादा बनाएगा तो ये क्या बनाएगा, कम यहां पर बनाएगा। इससे शरीर में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब व्यक्ति सिगरेट के पैकेट को खरीदता है तो यह नहीं हो सकता कि उसकी निगाह पैकेट पर छपी उस वैधानिक चेतावनी पर ना पड़े, क्योंकि धूम्रपान से आगाह करती है और बताती है कि ये किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पहले के टाइम में तो बहुत कम लिखा था, तो छोटा छोटा धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, टोबैको पॉजेज कैंसर, लेकिन आजकल जो है कोर्ट के ऑर्डर के बाद में लगभग 70, मेरे को एक्यूरेट नहीं पता, 70 या 75% जो पार्ट होगा उस पैकेट का, ठीक है, उस पर लिखा होगा, चेतावनी जो होगी वो लिखी होगी इस प्रकार का। अगर सिगरेट का पैकेट हो जो 75% होगा ना उस पैकेट का, उस पर लिखा होगा कि ये जो है हानिकारक है, इस वाले पार्ट क्या है, हानिकारक है। ठीक है, आजकल फिर भी युवाओं और वृद्धों दोनों में धूम्रपान का खूब चलन है, तो युवा सोचते हैं कि हाँ हम कूल बनेंगे, इससे कूल दिखेंगे। धूम्रपान और तंबाकू चबाने के खतरे और इसकी लत पड़ जाने वाली प्रवृत्ति को देखते हुए युवा और वृद्ध दोनों को इसकी आदत से बचना चाहिए। किसी भी लत से छुटकारा पाने के लिए परामर्श और चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सिंपल से। अब जो कुप्रयोग यहाँ पर बताया जा रहा है ये इजी है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जो महत्वपूर्ण होगा उन टर्म को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी अपन इसे क्या करेंगे, कम समय में ही खत्म करने की कोशिश करेंगे, फटाफट से रिवीजन आपका हो जाएगा। तो किशोरावस्था का अर्थ एक अवधि और एक प्रक्रिया दोनों से है, जिसके दौरान एक बालक समाज में अपनी प्रभावी सहभागिता के लिए अपनी वृत्ति और विश्वास के अनुसार परिपक्व होता है। ये क्या करा, एक तो अवधि है किशोरावस्था का, एक टाइम पीरियड, जैसे मान लो 14 से लेकर 20 साल 25 साल, ठीक है, वो समय हो गया, और एक प्रक्रिया, उसमें समाज से वो क्या सीख रहा है और समाज को वो क्या दे रहा है, वो प्रक्रिया आपके पास। 12 से 18 वर्ष की आयु की अवधि को किशोरावस्था माना जाता है नॉर्मली, लेकिन ज्यादा ही है एक तरह से, क्योंकि शादी करनी होती नहीं किसी को, 30 साल 35 साल तक अपने आप में मजे रहना है, अल्कोहल ड्रग लेना है, सब कुछ। दूसरे शब्दों में किशोरावस्था बचपन और प्रौढ़ता को जोड़ने वाला पुल है। किशोरावस्था के साथ साथ उसमें अनेक जीव वैज्ञानिक और व्यवहारात्मक परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार किशोरावस्था किसी व्यक्ति की मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास का बहुत ही नाजुक समय है। जिज्ञासा, जोखिम उठाने और उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की इच्छा ऐसे सामान्य कारण हैं जो किशोरों को ड्रग तथा अल्कोहल के लिए अभिप्रेरित करते हैं। बच्चे की प्राकृतिक जिज्ञासा उसे प्रयोग के लिए अभिप्रेरित करता है। ड्रग और अल्कोहल के प्रभाव को फायदों के रूप में देखने से समस्या और जटिल हो जाती है कि फायदा ही फायदा इससे होगा। इस प्रकार ड्रग या अल्कोहल का पहली बार सेवन जिज्ञासा या प्रयोग करने के कारण होता है। पहली बार ये सोचता कि यार एक बार देख लेता है कैसा क्या लगता है, फिर दूसरी बार देखता है कुछ नहीं हुआ था पहली बार में, फिर तीसरी बार, चौथी बार, इस प्रकार से वो लत लग जाती है। लेकिन बाद में बच्चा इनके उपयोग समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए करने लगता है। पिछले कुछ समय से शैक्षिक क्षेत्र में परीक्षा में सबसे आगे रहने के दबाव से उत्पन्न तनाव ने भी किशोरों को अल्कोहल और ड्रगों को आजमाने के लिए फुसलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में माहौल सही है, लेकिन शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा बिगड़ चुका है। युवकों में यह बोध भी धूम्रपान करना, ड्रग या अल्कोहल का उपयोग व्यक्ति के ठंडा या प्रगति का, ठंडे का मतलब वो नहीं कि टेम्परेचर ठंडा, कूल दिखना है। क्या दिखना है, कूल। प्रकृति का मतलब वो आगे हैं, दूसरे लोगों से आगे हैं।
यही इन आदतों को शुरू करने का मुख्य कारण है। इस बोध को बढ़ावा देने में टेलीविजन, सिनेमा, समाचार और पत्र, इंटरनेट ने भी काफी सहायता की। ठीक है, तो इसमें से क्या पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा। अब बात करते हैं व्यसन और निर्भरता। अब वो लत तो लग गई उसको, ठीक है, निर्भर तो वो हो चुका था। ये क्या है? ये समझ कि ड्रग लाभकारी इन्हें बार बार लेने का कारण है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये है कि अल्कोहल और ड्रग की अंतर्निहित व्यसनी प्रकृति है, लेकिन व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता। फिर तो लत लगी चुकी है, तो फिर वो कैसे समझेगा? वो सोचेगा कि दुनिया में सबसे मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो यही है, चाहे अल्कोहल हो चाहे ड्रग हो। ड्रगों और अल्कोहल के कुछ प्रभावों के प्रति लत एक मनोवैज्ञानिक आसक्ति है। ये प्रभाव है सुखाभास और भला चंगा होने की अस्थायी भावना। मतलब उसको अच्छा सा फील होगा, वो लगेगा कि यार चंगी लाइफ चल रही है अपनी तो, ठीक है, तुसी देख लो तुम, बड़ी लाइफ तो ऐसी ही है, तो भला चंगा दिखता है उसमें, लेकिन वो क्या है? अस्थायी भावना है, जो व्यक्ति को उस समय भी ड्रग और अल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करने से जुड़ा है, जबकि उनकी जरूरत नहीं होती और उसका इस्तेमाल आत्मघाती होता है। ड्रग के बार बार उपयोग से हमारे शरीर में मौजूद ग्राहियों का सही स्तर बढ़ जाता है, मतलब सहने की जो क्षमता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? ग्राही ड्रग या अल्कोहल की केवल उच्चतर मात्रा के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जब बार बार किसी रीजन में ड्रग जा रहा है तो उसकी सहने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने 10, आपने या किसी, आपने नहीं, किसी जो आदमी खराब है, खराब बच्चा जो वो 10 सिगरेट पी रहा था, तो उसके जो रिसेप्टर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 10 के लिए आदी हो गए। अब वो 10 तो उसको पीनी ही पड़ेगी, स्मोक करना ही पड़ेगा 10 की, हो सकता है वो 15 हो जाए, फिर 20 हो जाए। तो ये क्या हो गई, एक तरह से मात्रा बढ़ जाए, जिसके कारण अधिकाधिक मात्रा में लेने की लत पड़ जाती है। लेकिन एक बात बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि ड्रग को एक बार लेना भी व्यसन बन सकता है, एक बार के प्रयोग से ही हो सकता है, तो ऐसा ना करें। इस प्रकार ड्रग और अल्कोहल की व्यसनी शक्ति उन्हें इस्तेमाल करने वाले और वाली को एक दोषपूर्ण चक्र में घसीट लेते हैं, जिससे इनका नियमित सेवन या कुप्रयोग करने लगते हैं, और इस चक्र से बाहर निकलना उनके बस में नहीं रहता है। ठीक है, किसी मार्गदर्शन या परामर्श के अभाव में व्यक्ति व्यसनी बन जाता है और उनके ऊपर आश्रित होने लगता है। मार्गदर्शन जरूरी है। निर्भरता शरीर की वृत्ति है जो ड्रग और अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर अभिलाक्षणिक और अप्रिय विनिर्वतन संलक्षण, जिसे कहते हैं विड्रोवल सिम्टम। मैं बार बार ले रहा था, 2 महीने 4 महीने से मैं ले रहा था, लेकिन अचानक मेरे घर वालों को पता चला, उन्होंने बंद कर दिया ये सब। तो अब क्या होगा, मुझे हड़बड़ी से हो जाएगी, मुझे अच्छा कुछ भी नहीं लगेगा, अप्रिय होगा, मेरे शरीर में चेंजेस होना शुरू कर देंगे। तो विड्रोल का मतलब होता है वापस लेना। विड्रोल का मतलब होता है वापस लेना। अब वो जो है ड्रग वापस ले ली, बाहर चली गई, अब मेरे को मिल नहीं रही, वहां जो अभिलक्षण दिखेंगे, चिंता होगी, कपकपी होगी, वो सब पसीना वसीना, वो उसे अपन कहते हैं विड्रोल सिम्टम। तो इसके अभिलक्षण है चिंता, कंपन, मिचली और पसीना आना, जिनसे ड्रग और अल्कोहल का इस्तेमाल फिर से चालू कर दिए जाने पर छुटकारा मिल जाता है। कुछ मामले में विनिर्मित संलक्षण गंभीर हो सकता है और जीवन के लिए खतरनाक भी। व्यक्ति को चिकित्सकीय देखरेख की आवश्यकता पड़ सकती है। निर्भरता के कारण रोगी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन पाने के लिए तमाम सामाजिक मानदंडों को ताक पर रखता है, चोरी चकाती वो सब करना शुरू कर ही देता है, क्योंकि पैसे फिर कहां से लाएंगे एक समय के बाद। इनसे अनेक सामाजिक समायोजन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब इसके जो प्रभाव है वो अपन देखते हैं, इजी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ टर्म ऐसी आएगी जिसको एक्सप्लेन करना जरूरी है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ड्रग और एल्कोहल के तात्कालिक प्रतिकूल प्रभाव अंधाधुन व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त है। ड्रगों की अत्यधिक मात्रा से श्वसनपात, रेस्पिरेटरी फेलियर जिसे अपन कहते हैं, मतलब सांस लेने में फिर पूरी दिक्कत आ जाती है, सांस ले ही नहीं पाता है, हार्ट फेल हो जाता है, और प्रमस्तिष्क रक्तस्राव, सेरेब्रल हेमरेज, मस्तिष्क में जो है ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, और वहां इंटरनल ब्लीडिंग हुई तो फिर तो राम नाम सत्य है। ठीक है, ड्रगों का संयोजन या अल्कोहल के साथ उनके सेवन का आमतौर पर यह परिणाम अति मात्रा होती है। युवाओं में ड्रग और अल्कोहल दुरुपयोग के सबसे सामान्य लक्षण जो है शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी, सही से वो नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं रिजल्ट दे पा रहा है, तो वो एक तरह से ले सकता है। बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल या कॉलेज में अनुपस्थिति, जब वो स्कूल भी नहीं जा रहा तो डिप्रेशन में जाएगा। व्यक्तिगत स्वच्छता की रुचि में कमी, विनिर्वत, एकाकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रमणशील और विद्रोही व्यवहार, परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध,
शौक की रुचि में कमी, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन और भूख और वजन में घटबढ़ आदि हैं। ये सामान्य से क्या है, लक्षण है। ड्रग और एल्कोहल के कुप्रयोग से दूरगामी परिणाम भी होते हैं। अगर कुप्रयोगकर्ता को ड्रग एल्कोहल खरीदने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो चोरी का सहारा ले सकता है या ले सकती है। आजकल फीमेल्स में भी ट्रेंड बढ़ा है, मेट्रो सिटीज में देखेंगे। ये प्रतिकूल प्रभाव केवल ड्रग और एल्कोहल का सेवन करने वाले तक सीमित नहीं रहता। कभी कभी ड्रग और एल्कोहल आदि का अपने परिवार या मित्र आदि के लिए भी मानसिक और आर्थिक कष्ट का कारण बन सकता है। मेंटली परिवार वाले भी परेशान होंगे, इकोनॉमिकली भी परेशान होंगे कि पैसा बर्बाद हो रहा है, पैसे के लिए वो चोरी चकारी कर रहा है या कर रही है। ठीक है, जो अंतःशिरा द्वारा जो ड्रग ब्लड में ले रहा है तो उससे जो संक्रमित बीमारी है वो भी बढ़ने का खतरा रहता है, जिसमें एक अपन ने पहले ही यहां से डिस्कस कर ली है। जो सुई और सिरिंज से सीधे ही शिरा में इंजेक्शन ड्रग लेते हैं उनको एड्स और यकृत शोथ बी, हेपेटाइटिस बी जिसे अपन कहते हैं, जैसे गंभीर संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। इन रोगों के विषाणु संक्रमित सुई और सिरिंज के साझा प्रयोग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाते हैं। एड्स और यकृत शोथ भी दोनों ही संक्रमण चिरकारी संक्रमण और अंततः घातक होते हैं, मृत्यु हो जाती है। एड्स पति पत्नी द्वारा मैथुन से स्थानांतरित होता है, जबकि यकृत शोथ भी संक्रमित रुधिर द्वारा स्थानांतरित होता है। इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स की जरूरत नहीं है, फिर भी ये हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ठीक है, किशोरावस्था के दौरान अल्कोहल के सेवन का दीर्घकालिक प्रभाव भी होता है और इसमें प्रौढ़ावस्था में बहुत अधिक पीने की लत लग सकती है। ड्रग और अल्कोहल के चिरकारी उपयोग से तंत्रिका तंत्र और यकृत की क्षति, जिसे अपन कहते हैं सेरोसिस, ये आपको ध्यान में रखना है। सेरोसिस जिसमें क्या होता है, यकृत को क्षति होती है। ये टर्म इंपॉर्टेंट है इसमें, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आपको बहुत ध्यान में रखें। यकृत की क्षति सेरोसिस जिसे अपन कह रहे हैं ड्रग और अल्कोहल के अति उपयोग से ही हो रही है। ऐसा भी ज्ञात है कि गर्भावस्था के दौरान ड्रग और अल्कोहल का उपयोग गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगर कोई फीमेल ले रही है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट जो है बच्चे पर होगा। ड्रगों का एक और दुरुपयोग कुछ खिलाड़ियों द्वारा अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए हो सकता है, पहले ही डिस्कस कर लिया है। जैसे वे खेलों में स्वापक पीड़ा पर नार्कोटिक एनलेजेस्टिक्स, ठीक है, एनलेजेसिक्स, उपचय स्टेरॉइड, मूत्रल दवाओं और कुछ हार्मोनों का कुप्रयोग मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने और आक्रामकता को बढ़ाने और फलस्वरूप खेल प्रदर्शन के लिए वो करते हैं। ये एनर्जी वहां से बढ़ेगी, मसल स्ट्रॉन्ग होगी, तो ये जो कुछ स्टेरॉइड वगैरह है वो लेते हैं। नार्कोटिक टेस्ट भी आपने सुना होगा, अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो उसको बाहर कर देते हैं, बैन लगा देते हैं। महिलाओं में उच्च स्टेरॉइडों के सेवन से अनुषंगी प्रभाव में पुंस्तवन, मैस्कुलाइजेशन जिसे अपन कहते हैं, मतलब महिलाओं में महिलाओं में पुरुष के जैसे जो विलक्षण है वो दिखना शुरू हो जाते हैं। मैस्कुलिनाइजेशन यानी पुरुष जैसे लक्षण, बड़ी आक्रामकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, असामान्य आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है, मुंह और शरीर पर बालों की अत्यधिक वृद्धि, पद शेप का बढ़ जाना, आवाज का गहरा होना आदि शामिल है। तो ये रिप्रोडक्शन में आपने टर्म सुना है। बाकी तो सब मनुष्य मानव जैसे पुरुष जैसे विलक्षण जो लगभग महिलाओं में दिखना शुरू हो जाते हैं। और पुरुषों में क्या होगा, क्या पुरुषों में भी महिलाओं जैसे होगा? नहीं। पुरुषों में मुहासे, बड़ी आक्रामकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, वृषणों के आकार का घटना अगर करते हैं तो हो सकता है कि वो इनफर्टाइल हो जाए, वो आगे चलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, अपनी जो प्रोजेनीज है पीढ़ी नहीं बढ़ा पाए। शुक्राणु उत्पादन में कमी, यकृत और वृक्क की संभावित दुष्क्रिया जिसे अपन कहते हैं डिसफंक्शन, वक्ष स्तन का बढ़ना, समय पूर्वक गंजापन, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना आदि शामिल है। तो सोच समझ के करें, ना ही करें। लंबे समय तक सेवन से ये प्रभाव स्थायी हो सकते हैं। युवा नर या स्त्रियों में मुंह और शरीर के सख्त मुहासे और लंबी अस्थियों की वृद्धि केंद्र को अकालपूर्वक बंद होने के फलस्वरूप वृद्धि रुद्ध हो सकती है। अब रोकथाम और नियंत्रण की बात करेंगे, इजी से टॉपिक है। पुरानी कहावत है, चिकित्सा से रोकथाम अच्छी है, यहाँ पर खरी बैठती है। ये भी सच है कि धूम्रपान, ड्रग और अल्कोहल के सेवन की आदतें पड़ने की संभावना छोटी उम्र में, ज्यादातर किशोरावस्था के दौरान अधिक होती है, स्कूल या कॉलेज में। इसीलिए ऐसी परिस्थितियों की पहचान करना सबसे उत्तम है और किशोर को अल्कोहल या ड्रग के सेवन की जो धकेलती है ताकि समय रहते उसके चिकित्सीय उपचार किया जा सके। इस मामले में माता पिता और अध्यापकों का विशेष उत्तरदायित्व है। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको बहुत अच्छे से सोचना है कि नहीं करें अपन।
सोचना क्या है, कुछ करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है बिल्कुल उसके बारे में। ऐसा लालन पालन जिसमें पालन पोषण का स्तर ऊंचा हो या सुसंगत अनुशासन हो, अल्कोहल ड्रग तंबाकू के कुप्रयोग का खतरा कम कर देता है। लेकिन फिर भी कुछ उपाय आप पर बता रखे। एक तो आवश्यक समकक्षी दबाव से बचें। ठीक है, प्रत्येक बच्चे की अपनी पसंद और अपना व्यक्तित्व होता है जिसका सम्मान और जिसे प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको फोर्सफुली कर रहे हैं कि नहीं तो नीट की कर, नहीं तो यूपीएससी कर, उसका इंटरेस्ट है ही नहीं। तो चाहे मामला अध्ययन का हो, खेल कूद का हो या अन्य गतिविधियों का हो, बालक को उसकी अवसीमा या थ्रेशोल्ड से अधिक करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। शिक्षा और परामर्श अच्छे से उसको शिक्षित कीजिए। ठीक है, और परामर्श दीजिए, सफलता और असफलता चलती रहती है ऐसा उसको बताइए। उसके बाद में माता पिता और समकक्षों में सहायता लेना। माता पिता और समकक्षों से फौरन मदद लेनी चाहिए ताकि उचित मार्गदर्शन कर सके। अगर कोई सखा या सखी आपके है तो तुरंत अपने पेरेंट्स को बताइए, टीचर्स को बताइए, वो जो बताए, विश्वसनीय मित्र जो बताए, वो उनकी सलाह लीजिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। युवाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए समुचित सलाह से उन्हें अपनी चिंता और अपराध भावनाओं को व्यक्त करने में सहायता मिलेगी। उसके बाद में संकट के संकेतों को देखना है अपने को। सावधान माता पिता और अध्यापकों को चाहिए कि वो ऊपर बताए गए खतरे के संकेतों पर अध्ययन करें, ध्यान दें, उन्हें पहचाने। जो दोस्त थे उनको भी यह ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो अगर उनको पता चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो वो माता पिता या अध्यापक को बताएं, हिचकिचाए नहीं बिल्कुल भी। जिससे क्या होगा, आगे इसके जो नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो नहीं हो पाए। फिर उसके बाद में व्यवसायिक और चिकित्सा सहायता लेना। अब मान लीजिए कि बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो फिर तो मेडिकल ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश ड्रग या अल्कोहल के कुप्रयोग रूपी दलदल में फंस गया है, उसकी सहायता के लिए उच्च योग्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, मनोरोग वैज्ञानिकों विज्ञानियों की उपलब्ध और व्यसन छुड़ाने और पुनः स्थापना कार्यक्रम में तो काफी सहायता उपलब्ध है। तो वहां पर अपन जा सकते हैं। ठीक है, वापस से नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पर ये जो चैप्टर है वो क्या होता है, कंप्लीट। लास्ट जो पार्ट था इसका इजी था, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। शुरू वाला समझाया मैंने बहुत अच्छे से। तो कोई भी अगर आपको डाउट है तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ जैसे हमेशा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। नहीं तो इंस्टाग्राम पर इस आईडी से मैं आपको मिलूंगा, वहां आप सर्च कीजिए और अपने डाउट की पिक्चर मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।